Hello, my dear friends. Welcome back to the channel and let's move on to another topic of polity जो कि है भारत का महान्यायवादी। और इसी में हम राज्य के महाधिवक्ता के बारे में भी पढ़ेंगे। भारत के महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ठीक है, और जब हम बात करते हैं राज्य के महाधिवक्ता की तो ये एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है। यहाँ ए फॉर अटॉर्नी और यहाँ ए फॉर एडवोकेट दोनों ही सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं। जब भारत के महान्यायवादी की या फिर एजीआई की बात करते हैं तो ये देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, और जब राज्य के महाधिवक्ता या फिर एजीएस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट की बात करते हैं तो ये राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। ठीक है, कोई कानून से संबंधित सलाह देनी हो या फिर कोई कानूनी मामला हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कई सारे केसेस जाते हैं तो वो है अगर तो केंद्र सरकार की तरफ से है तो एजीआई जाएगा, और अगर राज्य सरकार का कोई मामला है तो एजीएस जाएगा। ठीक है, राज्य का महाधिवक्ता जाता है। और इसके अलावा जो भी मामले सौंपे जाते हैं उन सभी की देखरेख कानून के संबंध में, ठीक है, जहाँ कानूनी दांव पेच की ज़रूरत होती है वहाँ ये काम आते हैं। ठीक है, केंद्र सरकार के लिए भारत का महान्यायवादी, राज्यों के लिए राज्य का महाधिवक्ता। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले इसके बारे में आप सभी लोगों को पता भी होगा, और आई होप आप में से कई लोगों ने परचेज़ भी कर लिया होगा। कंप्लीट जीके की पीडीएफ फॉर्म में एक मैगज़ीन लॉन्च की गई है। आपको टेलीग्राम चैनल पर भी लिंक दिया गया है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न है, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? क्या पूछा है? भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन है? ये महान्यायवादी है। ठीक है, और जब हम महाधिवक्ता कौन होता है? ये राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह कौन देता है? विधि यानी कि कानून, तो भारत सरकार की बात की गई है, कौन देगा? महान्यायवादी देगा। अगर यहाँ पर राज्य सरकार होता भारत सरकार की जगह तो आंसर होता महाधिवक्ता। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के पद की बात की गई है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भारत के संविधान में कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 76। ठीक है, 76। 168 इसके बारे में हमने कल ही देखा था, कैग के बारे में वर्णन किया गया है 148 में। और बाकी ऑप्शंस देंगे तो 152 में क्या है? गवर्नर के बारे में है, राज्यपाल के बारे में है। ठीक है, और 124 ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है 76। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कौन नियुक्त करता है? ऑफ कोर्स विदाउट डाउट राष्ट्रपति। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। और क्यों? क्योंकि एक संवैधानिक बॉडी है और सभी संवैधानिक पद जो है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। फिर है, महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? अभी देखिए यहाँ पर ट्विस्ट है ये कि हमने जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ देखी सभी में ये था कि कुछ वर्ष निश्चित थे सभी के लिए, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष, 3 तो खैर किसी नहीं, 5 या 6 वर्ष आमतौर पर रहते हैं। लेकिन यहाँ पर यह है कि संविधान के द्वारा इसके कार्यकाल का समय नहीं वर्णित किया गया, मतलब ये नहीं बताया गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का कार्यकाल कितना होगा, बल्कि ये कहा गया है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया या फिर महान्यायवादी ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पर बना रह सकता है, यानी कि राष्ट्रपति कभी भी इसको अपने पद से हटा सकते हैं, या फिर महान्यायवादी खुद से त्यागपत्र दे दे तो भी अपने पद से हट सकता है, या फिर राष्ट्रपति हटा सकते हैं। और कोई क्राइटेरिया नहीं बताया गया है कि किस तरह से हटाया जाएगा, मतलब सीधा सीधा है कि राष्ट्रपति की जब तक मर्जी होगी तब तक अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपने पद पर बने रहेंगे। और एक परंपरा ये भी है कि जब सरकार त्यागपत्र दे देती है या फिर सरकार बदल जाती है तो उस समय अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी त्यागपत्र देना पड़ता है। अब ऐसा क्यों होता है? सरकार के साथ क्या कनेक्शन? सरकार के साथ ये कनेक्शन है कि नियुक्ति तो राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। मतलब सरकार जिस व्यक्ति की सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि इन्हें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाए, उन्हें ही बनाया जाता है। ठीक है, उन्हीं की नियुक्ति की जाती है। तो इसीलिए जब भी सरकार त्यागपत्र देती है या फिर सरकार हटती है तो उस समय एजीआई को या फिर महान्यायवादी को भी अपने पद से हटना होता है, और या फिर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। तो हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं है, कार्यकाल का कोई समय निश्चित नहीं किया गया है। फिर नेक्स्ट है, महान्यायवादी के पद के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? तो ये सभी हैं। कौन कौन सी? भारत का नागरिक हो, ऑफ कोर्स कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर कोई भी व्यक्ति बैठा होगा तो वो भारत का नागरिक ही होना चाहिए।
फिर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो, या तो हाई कोर्ट में जज के रूप में काम करने का 5 वर्ष का अनुभव हो, या फिर उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में ही 10 वर्षों का वकालत का अनुभव हो। इन दोनों में से कोई एक भी होगा तो चलेगा। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर, उच्च न्यायालय में। ठीक है, हाई कोर्ट में या तो 5 वर्ष तक जज के रूप में काम किया हो या फिर 10 सालों तक वकालत की हो, तो ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है एज AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर है भारत के महान्यायवादी को पद से कैसे हटाया जाता है। तो कैसे हटाया जाता है, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र सरकार की सिफारिश पर। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से, तो वैसे भी बहुत कम काम होते हैं जो खुद की मर्ज़ी से करते हैं, तो राष्ट्रपति अपनी मर्ज़ी से हटा सकते हैं, लेकिन जब केंद्र सरकार सिफारिश करे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब एक एक करके देखते हैं। 76 जो है भारत के महान्यायवादी के बारे में, बिल्कुल ठीक है, देख चुके हैं हम पहले। फिर 88 जो है ये भारत के महान्यायवादी के संसद के सदनों और समितियों से जुड़े अधिकार के बारे में है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। फिर नेक्स्ट है 105, ये भारत के महान्यायवादी की शक्तियों का वर्णन करता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और फिर है आर्टिकल 165, ये भारत के महान्यायवादी के वेतन के बारे में नहीं है। ठीक है, महान्यायवादी से रिलेटेड सिर्फ ये 3 अनुच्छेद हैं और कोई भी नहीं। कौन कौन से, 76, 88 और 105। इसमें 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया है कि इस तरह का एक पद होगा। 88 में जो अधिकार हैं संसद के सदनों और समितियों से जुड़े हुए, उनके बारे में बताया गया है। और 105 में भारत के महान्यायवादी की शक्तियाँ बताई गई हैं। फिर ये 165 क्या है, तो 165 जो है वो एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में है। आई होप ऑल क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक कितने महान्यायवादी चुने जा चुके हैं। तो अब तक कुल 15 महान्यायवादी चुने जा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान महान्यायवादी कौन है। तो इसका आंसर आप लोग बताइए, इनमें से कौन है वर्तमान महान्यायवादी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के महान्यायवादी के बारे में असत्य है। क्या पूछा है, असत्य। चलिए पढ़ते हैं कि करके किसके बारे में, महान्यायवादी के बारे में पूछा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, तो ये ठीक है। ठीक है, वह अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है, ये भी ठीक है। फिर इस पद के लिए चुने जाने के लिए वही योग्यताएं होनी चाहिए जो कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय हैं, हमें नहीं पता। नेक्स्ट देखते हैं, जब केंद्र की सरकार बदलती है तो इसे एक भी त्यागपत्र देना पड़ता है, ये मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को, ठीक ही होगा। फिर गलती मतलब थर्ड में ही है, बाकी तो सब ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब इसमें क्या गलती है, यहाँ बताया गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए जो योग्यताएं हैं वही इसके लिए होनी चाहिए। अभी एक बात बताइए, जो आवश्यक शर्तें थीं महान्यायवादी को चुने जाने के लिए वो क्या थी, कि हाई कोर्ट का जज होना चाहिए, 5 सालों से जज का कार्यकाल उसने संभाला हो 5 सालों तक, या फिर 10 सालों तक वकालत का काम किया हो, वकील के रूप में काम किया हो, कहाँ पर, हाई कोर्ट में ही। अगर आप लोगों को सुप्रीम कोर्ट वाला लेक्चर याद होगा तो आप ये जानते होंगे कि ये जो योग्यताएं हैं खुद हाई कोर्ट के जज के लिए ये योग्यताएं थोड़ी रखी जाएंगी कि हाई कोर्ट का जज हो पहले से ही वो। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट का जज ही बनाना है ना, हमें न्यायाधीश अगर बनाना है तो हाई कोर्ट का जज ही 5 वर्ष तक रहना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो सकता। ये योग्यताएं किसके लिए होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जज अगर बनना है तो ये योग्यताएं होती हैं, हाई कोर्ट का जज होना चाहिए 5 सालों तक, या फिर 10 सालों तक उसने वकालत की हो। तो यहाँ क्या आएगा, महान्यायवादी के लिए भी वही शर्तें हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए तय हैं। तो यहाँ उच्च न्यायालय नहीं आएगा, हाई कोर्ट नहीं आएगा, बल्कि सुप्रीम कोर्ट आएगा। डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पर, अगर डाउट हो रहा है तो वापस सुनिए इसको एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत का महान्यायवादी निम्न में से कौन से कार्य करता है। तो आंसरों को उपरोक्त सभी क्या क्या है देखते हैं। भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार से संबंधित जो भी मामले होते हैं उनके लिए पेश होना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। अगर सरकार से संबंधित कोई मामला है तो हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ही जाता है। और या फिर संविधान या विधि द्वारा प्रदान किए गए किसी अन्य कार्यों का निर्वहन करना। संविधान में और कोई काम बताए गए हो या फिर कानून बनाकर कोई और काम इन्हें प्रदान किया गया हो तो वो भी करते हैं। ठीक है, तो आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी कौन होते हैं।
भारत सरकार के ही पूछे हैं, ठीक है। तो राज्य का महाधिवक्ता नहीं होगा, ये किसका होता है, राज्य सरकार का। क्लियर रखिएगा, ये राज्य सरकार का होता है, स्टेट का होता है। पूछे हैं भारत सरकार के महान्यायवादी के अतिरिक्त कौन से कानूनी अधिकारी हैं, तो आंसर होगा डी, भारत सरकार का महाधिवक्ता होता है और अपर महाधिवक्ता होता है। ये भी आर्टिकल 76 के अंतर्गत ही इनके बारे में वर्णन किया गया है। और ये क्या करते हैं, तो मेनली जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है या फिर भारत का महान्यायवादी जो है उसको काम करने में हेल्प करते हैं मेनली, और कुछ नहीं, ठीक है। फिर है नेक्स्ट, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कौन होता है, तो इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको आंसर बताने में, ये होता है राज्य का महाधिवक्ता या फिर एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है, तो ये भी हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं 165 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होती है। इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा, राज्य का महाधिवक्ता है। जब केंद्र सरकार की बात करते हैं, केंद्र का जो भारत का महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राज्य के महाधिवक्ता की, तो ये कौन नियुक्त करेगा, राज्यपाल, ठीक है, क्योंकि राज्य का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल। महाधिवक्ता की नियुक्ति के लिए योग्यता की आवश्यक शर्तें कौन सी हैं, तो ऑफ कोर्स उपरोक्त सभी कौन कौन से हैं, भारत का नागरिक हो, फिर 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का अनुभव हो, या फिर उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव हो। वहाँ क्या था, हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज का अनुभव होना चाहिए, यहाँ जज नहीं है बल्कि 10 वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का अनुभव हो, या फिर उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में 10 वर्षों तक वकालत का अनुभव हो, तो किसी भी व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त किया जा सकता है। फिर हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का कि राज्य का महाधिवक्ता अपना त्यागपत्र किसे देता है, तो जो नियुक्ति करता है उसे ही अपना त्यागपत्र देता है राज्यपाल, तो आंसर होगा ए, राज्यपाल। तो इतने ही क्वेश्चन थे, और इसी के साथ में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, ठीक है, संवैधानिक आयोग हैं, संवैधानिक निकाय हैं, वो सभी ख़त्म होते हैं, ठीक है। अभी हम नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ पर आएंगे, जिसमें से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन आ जाता है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन आ जाता है, CBI भी उसी में आ जाती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम देखेंगे अब। अगर बैकग्राउंड डिस्टर्बेंस हो रही हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि आज सिंगिंग कॉन्टेस्ट चल रहा है घर में। तो एक बार हमने क्योंकि सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ ख़त्म कर ली हैं, तो एक बार सबको रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट से, कौन कौन से अनुच्छेद हैं सबसे रिलेटेड। तो हमने सबसे पहले देखा था भारत का महान्यायवादी, आज ही हमने देखा ये कहाँ है, 76 में, ठीक है, आर्टिकल 76 AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फिर हमने देखा था 148 में किसके बारे में दिया गया है, कैग के बारे में, ठीक है, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। उसके बाद 165 हमने अभी देखा, बिल्कुल, ये कौन है, राज्य का महाधिवक्ता, ठीक है, इसके बारे में है 165। 280 ये किसके बारे में, वित्त आयोग या फिर फाइनेंस कमीशन, ठीक है, याद रखिएगा 280 फाइनेंस कमीशन। और किसके बारे में पढ़ा था हमने, 315, इसमें क्या था, UPSC, ठीक है, 315 UPSC याद रखिएगा। फिर आ जाते हैं 324, इसमें क्या था, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग, ठीक है, या फिर चुनाव आयोग, याद रखिएगा 324। फिर क्या था, 338 और 338A, 338A, इसमें क्या था, नेशनल कमीशन फॉर SC और नेशनल कमीशन फॉर ST, ठीक है, इतना ही पढ़ा था ना। एक चीज़ और याद रखिएगा यहाँ पर, एक है आर्टिकल 340, 338 के बाद 40, इसमें क्या है, पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में है ये, ठीक है, अदर बैकवर्ड कास्ट जो होती हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, इनके बारे में आयोग है 340 में। SCs के लिए 338 में, STs के लिए 338A और OBCs के लिए 340, ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो इसी के साथ हमारे सारे संवैधानिक बॉडीज़ ख़त्म होती हैं और हमने सब कुछ रिवाइज़ भी कर लिया है, कौन कौन से आर्टिकल में क्या है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ तक जहाँ हमने कर लिया है, जहाँ तक कोई भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से रिलेटेड हो, संसद हो, और या फिर सुप्रीम कोर्ट हो, फंडामेंटल राइट हो, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, DPSP हो, कुछ भी, ठीक है, जितना कुछ कर चुके हैं। PDF भी आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दी जाती हैं, तो आप रिवीजन भी किया कीजिए वहाँ पर जाकर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।